अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सीपीसी में टॉपिक है इंजंक्शन ऑर्डर 39। ये जो टॉपिक है ये प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस इस तरह होते हैं जिसमें स्टे ऑर्डर दिया जाता है, इंजंक्शन इशू किया जाता है। तो ये सीपीसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंजंक्शन क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मीनिंग। Meaning of injunction. An injunction is a judicial process whereby a party is ordered to do or refrain from doing a particular act as such can either be mandatory or prohibitory. अब इसके मीनिंग से ही ये जाहिर है कि इंजंक्शन जो होता है वो किसी काम को करने और किसी काम से रोकने के लिए एक ऑर्डर होता है और ये मैंडेटरी भी होता है और प्रोहिबिटरी भी होता है। अब ये मैंडेटरी का मतलब ये है कि आपने ये काम करना है और प्रोहिबिटरी का मतलब ये है कि ये काम नहीं करना, यानी किसी काम से प्रिवेंट करना। मैंडेटरी के एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि मैंडेटरी एक एग्रीमेंट होता है ए और बी के दरमियान। अब ए ने जो है वो 20 लाख रुपए बी को देने हैं और ये एग्रीमेंट है ए और बी के दरमियान घर को लेकर। एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, तो बी ने जो है वो प्रॉपर्टी ए को देनी है जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए। ए ने बी को 20 लाख रुपए देने हैं। अब ए ने जो है वो टाइम पर बी को जो है वो पैसे तो अदा कर दिए हैं, लेकिन बी ने इनकार किया है कि वो उसे प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, उसकी पोजेशन नहीं दे रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो टाइटल है वो नहीं दे रहा है। तो इस तरह ए जो है वो उसको सू कर सकता है कि बी जो है वो इनकार कर रहा है पोजेशन देने से, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक बी को जो है वो उसकी पोजेशन देनी थी, टाइटल देना था, डॉक्यूमेंट सारे जो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी थे वो सारे देने थे, लेकिन बी जो है अब इनकार कर रहा है। तो कोर्ट जो है वो क्या करेंगी, कोर्ट जो है ये ऑर्डर इशू करेगी, मैंडेटरी ऑर्डर टू डू फॉर विच बी इज़ बाउंड, यानी कि बी जिसके लिए बाउंड है उसे वो करना है, यानी कि वो पोजेशन ए को देनी है, क्योंकि अब ए ने जो है वो रकम अदा कर चुका है, तो अब जो पोजेशन है वो ए को देनी है। तो यहाँ मैंडेटरी यानी कि लाजिम हो गया है कि वो अब उसको पोजेशन देगा। इसी तरह प्रोहिबिटरी है, इसकी एक एग्जांपल ये है कि जैसे एक प्रॉपर्टी है, अभी तक उसका टाइटल जो है वो प्रूफ हुआ नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, वो उस पर झगड़ा चल रहा है ए और बी के दरमियान। तो यहाँ पर बी जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन करता है, तो कोर्ट ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू करती है कि उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाए, यानी कि प्रिवेंट किया जाए जब तक कि उसका टाइटल प्रूफ नहीं हो जाता कि वो प्रॉपर्टी किसकी है। हु कैन अप्लाई फॉर इंजंक्शन। अब इंजंक्शन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, प्लेंटिफ अगेंस्ट डिफेंडेंट एंड डिफेंडेंट अगेंस्ट प्लेंटिफ। प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी अप्लाई कर सकता है और डिफेंडेंट जो है अगेंस्ट प्लेंटिफ के भी अप्लाई कर सकता है। काइंड्स ऑफ इंजंक्शन, इंजंक्शंस के दो ही काइंड्स है, टेम्पररी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन। अब ये टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है और परमानेंट इंजंक्शन यानी कि परपीचुअल इंजंक्शन, परमानेंट को परपीचुअल भी कहा जाता है। तो ये दोनों क्या है, पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले पढ़ते हैं टेम्पररी इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शंस आर इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम और टिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सिविल प्रोसीजर कोर्ट रेगुलेट्स इट। टेम्पररी इंजंक्शन जो होता है वो एक स्पेसिफाइड टाइम और टिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है, यानी कि ये जो है ड्यूरिंग द केस, यानी कि अभी केस पेंडिंग है उसके दरमियान में ही ये टेम्पररी इंजंक्शन इशू किया जाता है और जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट है वो इसे रेगुलेट करता है। ऑर्डर 39 रूल 1 और 2। टेम्पररी इंजंक्शन जैसे कि अभी एक प्रॉपर्टी है जो अभी झगड़ा चल रहा है, ए और बी का उस प्रॉपर्टी पर कोई झगड़ा चल रहा है, तो बी जो है अब उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है या वो उसे बेचना चाह रहा है, तो इस तरह ए जो है वो कोर्ट में ये टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल करेगा कि टेम्पररी इंजंक्शन इशू किया जाए ताकि वो उसे मज़ीद बेचे नहीं या उसमें कोई कंस्ट्रक्शन ना करे। तो टेम्पररी इंजंक्शन इसलिए इशू किया जाता है। टेम्पररी इंजंक्शन इशू करने से पहले जो अपोजिट पार्टी होती है जैसे कि डिफेंडेंट है उसको नोटिस भी किया जाता है, उसको नोटिस किया जाता है कि वो कोर्ट में अपेयर हो, तभी जाके टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो इशू किया जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन, अब इस टेम्पररी इंजंक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, टू मेंटेन दी स्टेटस को। स्टेटस को यानी कि जो चीज़ वैसी है उसे वैसे ही रहने दो,
दो। जैसे कि प्रॉपर्टी है, जब तक इसका टाइटल जो है वो प्रूव नहीं हो जाता कि ये किस जो है इसका ओनर कौन है, ठीक है, तो उस वक्त तक इस प्रॉपर्टी में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जाए, इसे ना मज़ीद बेचा जाए, यानी इसे वैसे ही रहने दिया जाए जैसे कि वो अब है, जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। तो इसका ऑब्जेक्ट ये है। और ये जो टेम्प्रेरी इंजंक्शन होता है ये एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है, या फिर टिल दी फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोई फर्दर ऑर्डर जब कोर्ट के आते हैं तो उस वक्त तक, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो इतना ही होता है, टेम्प्रेरी इंजंक्शन। अब ये है इंटरम ऑर्डर। ये इंटरम ऑर्डर क्या होता है? Interim order, it is an order issued by court during the pendency of the litigation. It is generally issued by the court to ensure status quo. अब टेम्पररी इंजंक्शन और ये जो इंटरम ऑर्डर है इसमें एक फ़र्क क्या होता है? ये इंटरम ऑर्डर क्या होता है? इंटरम ऑर्डर जैसे कि मैंने अभी बताया कि टेम्पररी इंजंक्शन जो होता है वो अपोजिट पार्टी जो होती है उसको नोटिस किया जाता है कि वो अपीयर हो, तभी जाके वो टेम्पररी इंजंक्शन जो है इशू किया जाता है। अब जब दूसरी पार्टी है उसको पहले नोटिस किया जाता है, एक प्रॉपर्टी है उस पर झगड़ा है, ठीक है, तो दूसरी कोर्ट जो है एक पार्टी के कहने पर कि उसने अभी कहा है कि ऑर्डर जो है वो स्टे ऑर्डर जो है वो इशू किया जाए, तो कोर्ट जो है टेम्पररी इंजंक्शन में वो दूसरी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को नोटिस करेंगी कि वो अपीयर हो, उसके बाद ही जाके कई टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो इशू किया जाता है। लेकिन इंटरम ऑर्डर, अब एक जो प्लेंटिफ है वो चाहता है कि जो डिफेंडेंट है वो उसमें कोई कंस्ट्रक्शन ना करे। अब जो नोटिस वाला प्रोसेस है वो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। वो जो डिफेंडेंट है, चलो वो पहली नोटिस पर तो आ चुका है, लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक नोटिस इशू करो, फिर जितना वो प्रोसेस होता है नोटिस का, ठीक है, समन का प्रोसेस होता है, तो वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इतने में तो वो प्रॉपर्टी को बेच भी देगा, इतने में तो वो कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो वो भी कर देगा, इतने में वो प्रॉपर्टी में कोई चेंज करना चाहे तो वो भी कर देगा। अब इंटरम ऑर्डर का मकसद ये है कि ये उसी टाइम ही इशू किया जाता है विदाउट नोटिस टू अपोजिट पार्टी, यानी कि इन दोनों में टेम्पररी और इंटरम ऑर्डर में फ़र्क ही यही है कि ये अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं किया जाता। लेकिन इसका फिर ये है कि इसका ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है, 15 डेज़ भी हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है, यानी कि इसका ड्यूरेशन जो होता है वो टेम्पररी इंजंक्शन से कम होता है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें जो है अपोजिट पार्टी को जो है नोटिस नहीं किया जाता, जबकि टेम्पररी इंजंक्शन में उसमें नोटिस किया जाता है, पार्टी अपीयर होती है, फिर उसके बाद ये इंजंक्शन इशू किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब प्लेंटिफ को जो है वो ख़तरा है कि प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी, प्रॉपर्टी पर जो है अभी कोई कंस्ट्रक्शन की जाएगी या उसमें कोई और चेंज कर दिया जाएगा, तो इससे पहले जो है इंटरम ऑर्डर, यानी कि उससे इंटरम ऑर्डर इशू कर दिया जाए ताकि ऐसा कुछ हो नहीं। अब है एसेंशियल्स ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन। सबसे पहले इसका जो एसेंशियल्स है वो प्रेमा फेशाई केस। अब ये प्रेमा फेशाई केस जो कि प्लेंटिफ को प्रूव करना है या जिस पार्टी ने भी ये प्रूव किया तो फिर वो टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। अब ये प्रेमा फेशाई केस ये क्या होता है? Prima facie means on the face of it, the existence of a prima facie case in favor of the plaintiff is necessary before temporary injunction may be granted. ये prima facie case जो है ये ज़रूरी है प्रूव करना in order to grant the temporary injunction. अब ये है क्या, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे A और B है, उसके दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है किसी प्रॉपर्टी को लेकर। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो A के पोजेशन में है, ठीक है, तो अगर वो A के पोजेशन में है और उसका जो पोजेशन है वो ही इस चीज़ के लिए काफ़ी है कि अगर कोर्ट ये देखता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो उसके पोजेशन में है, तो कोर्ट जो है वो टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है कि फ़िलहाल जो प्रॉपर्टी है वो बी नहीं बल्कि ए के पोजेशन में है, तो वो ग्रांट करेगी। या फिर प्रॉपर्टी जो है वो ए के पोजेशन में नहीं है लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट भी नहीं लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत ये शो कर रहे हैं कि इसका जो टाइटल है ये बिलोंग करता है ए से, यानी कि उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट जो है वो टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। या सिर्फ अगर उसके पोजेशन में है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ पोजेशन की वजह से भी जो है कोर्ट जो है वो ये ग्रांट कर सकती है। किसी भी तरह कुछ भी ऐसा जो थोड़ा बहुत ये शो करे कि ये प्रॉपर्टी इससे बिलोंग करती है, तो कोर्ट जो है वो टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है।
सेकंड है इर्रिपेयरेबल लॉस। इर्रिपेयरेबल लॉस यानी कि नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान। इर्रिपेयरेबल लॉस यानी कि ऐसा नुकसान जो कि बाद में कोर्ट भी पूरा नहीं कर सकती, एक ऐसा नुकसान जो कि इंजंक्शन ग्रांट ना करने से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक फैक्ट्री है, उसमें जो तमाम जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इंजेक्शन ना ग्रांट करने की वजह से, और उसको जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है, जो प्लेंटिफ के इनकम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है और इतना ज़्यादा डैमेज होता है कि अब वो कोर्ट भी पूरा नहीं कर सकती। यानी कि जैसे कि अब एक पेशेंट है, वो अभी उसकी जो है बीमारी जो है इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो वक्त पर नहीं अवेलेबल है, तो बाद में उसकी बीमारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अब वो लाइलाज हो गया है, या फिर उसको जो है वो इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये एग्ज़ाम्पल भी इसको क्लियर करने में हेल्पफुल है। उसके बाद है बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, अब जैसे दो पार्टीज़ है, अब अगर किसी भी पार्टी को, दोनों पार्टीज़ में से किसी भी पार्टी को कोई भी नुकसान पहुंच रहा है इंजंक्शन ना ग्रांट करने से, तो कोर्ट जो है वो इंजंक्शन ग्रांट करेगी ताकि किसी भी पार्टी को, दोनों पार्टीज़ में से किसी भी पार्टी को कोई नुकसान ना पहुँचे। केसेस इन विच टेम्प्रेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड। अब वो कौन से केसेस हैं जिसमें जो है टेम्प्रेरी इंजंक्शन को ग्रांट किया जाता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि किन केसेस में ज़रूरत पड़ती है कि इन टेम्प्रेरी इंजंक्शन को ग्रांट किया जाए। एक तो इसमें ये है कि जब आपकी प्रॉपर्टी को कोई डेंजर हो कि उसे, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जाएगी या कुछ, या फिर दूसरा उसे जो है मज़ीद बेच दिया जाएगा, इस सूरत में भी जो है टेम्प्रेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा। या उसमें कोई चेंज करना चाहता है, अभी तक उसका टाइटल साबित ही नहीं हुआ है, लेकिन उसमें कोई चेंजेस है, या फिर उसे रेंट पे दिया जा रहा है, या फिर कोई और यूज़ उसका किया जा रहा है, तो इन तमाम सिचुएशन में जो है टेम्प्रेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। अब है परमानेंट इंजंक्शन यानी कि परपीचुअल इंजंक्शन। ये दोनों एक ही बात है। परमानेंट इंजंक्शन दो ही काइंड्स, एक टेम्पररी और परमानेंट, ये इसका दूसरा काइंड है। परमानेंट इंजंक्शन, इंजंक्शन विच फाइनली डिस्पोजेज ऑफ द सूट एंड इज इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो इंजेक्शन होता है, ये जब सूट बिल्कुल, जब फाइनल डिसीजन आ जाता है, ठीक है, तो तब जो है ये इंजेक्शन दे दिया जाता है। यानी कि ये जो इंजेक्शन होता है ये फॉरएवर होता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी है, उस पर कोई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, ए और बी के दरमियान। अब जो है टाइटल जो है वो ए ने जो कोर्ट ने जो है वो राइट्स डिटरमाइन कर दिए हैं ए के फेवर में। यानी कि अब ये प्रॉपर्टी जो है ए की है, ठीक है, फॉरएवर ए की ये प्रॉपर्टी है, और ये टाइटल, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो ए के फेवर में प्रूफ हो चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये ए से बिलोंग करती है, और ये जो प्रॉपर्टी का जो रियल ओनर है वो ए है। तो यहाँ पर परपीचुअल इंजंक्शन दिया जाता है कि अब जो बी है वो कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी उसका कोई भी राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी पर, जो कि बी के फेवर में कोर्ट ने डिसीजन और अपना एक फ़ैसला दे दिया है। तो अब बी का कोई भी राइट नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी में कोई मुदाखलत करे या फिर उसका कोई राइट इन्वेट करे। तो यहाँ पर टेम्पररी इंजंक्शन का ये मतलब है। Object of permanent injunction to maintain and protect the right established by the plaintiff। अब ये जो परमानेंट इंजेक्शन होता है, जैसे कोर्ट जो है वो राइट्स को डिटरमाइन कर देती है, यानी एक पार्टी से राइट ले लिए, दूसरी को दे दिए हैं, और यहाँ पर परपीचुअल इंजेक्शन जो इशू किया कि अब जो दूसरी पार्टी है वो उस पार्टी के जो प्रॉपर्टी में कोई मुदाखलत नहीं कर सकती जिसके फेवर में वो परपीचुअल इंजेक्शन इशू किया गया है। तो इसका यही मतलब है, टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द राइट एस्टेब्लिश्ड बाय द प्लेंटिफ, यानी कि प्लेंटिफ के जो राइट्स है उसको मेंटेन करे, उसको प्रोटेक्ट करे। अब है एसेंशियल्स ऑफ परमानेंट इंजंक्शन। ये परमानेंट इंजंक्शन क्यों दिया जाता है, वो तो टेम्पररी इंजंक्शन था और उसके लिए क्या क्या प्रूफ करना था और किन केसेस में देना था वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब है एसेंशियल्स ऑफ परमानेंट इंजंक्शन कि क्या परमानेंट इंजेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, सबसे पहले है टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन।
इसका ये मतलब है कि एक प्रॉपर्टी है जिस पे आपका राइट है, आपका टाइटल है, आप उसके रियल ओनर हैं, डॉक्यूमेंट्स आपसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी पार्टी है वो आपके राइट्स को इन्वेट कर रहा है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी में मुदाखलत कर रहा है, तो इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ एन एप्लीकेशन। ये ब्रीच, ये आपके ऑब्लिगेशन को ही ब्रीच कर रहा है, यानी कि आपके राइट को आपकी जो प्रॉपर्टी है जो वो है उसको ब्रीच कर रहा है, ठीक है। या फिर जो है गवर्नमेंट ने आपको कोई प्रॉपर्टी दी है, टाइटल आपके पास है, और कोई दूसरा बंदा जो है वो आपके प्रॉपर्टी में कोई मुदाखलत कर रहा है, ठीक है, तो वो ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन ही कर रहा है। या फिर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वो ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन कर रहा है। ये जो ब्रीच ऑफ एप्लीकेशन होता है ये दोनों मतलब एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका ये मतलब है कि जो इस प्रॉपर्टी का मालिक है, रियल ओनर है, जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो दूसरा जो है उसके राइट को इन्वेट कर रहा है, तो यहाँ वो ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन कर रहा है। नंबर सेकेंड है वेयर द डिफेंडेंट इज़ द ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेंटिफ। डिफेंडेंट जो है वो प्रॉपर्टी ट्रस्टी है ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेंटिफ। ट्रस्टी यानी कि एक अमानतदार है, वो रियल ओनर नहीं है। प्लेंटिफ जो है वो रियल ओनर है, लेकिन डिफेंडेंट जो है वो ट्रस्टी है। यानी कि अब ट्रस्टी को जो है वो प्रॉपर्टी दी गई है, ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी पर उसका वो रियल ओनर नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी को जो है रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, कोई इदारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो उसको रेगुलेट कर रहा है। अब जो ट्रस्टी है वो जिस ट्रस्टी को जो होते हैं एक हद तक पावर्स दिए गए हैं। अब ट्रस्टी को जो है ये पावर्स दिए गए हैं कि हाँ वो वहाँ की जो मैनेजमेंट है जो सारी वो उसको मैनेज कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको ये जो पावर नहीं दिया गया है कि वो उसको मज़ीद सेल आउट कर सकता है, या फिर वो प्रॉपर्टी के किसी पोर्शन को रेंट पे दे सकता है, या फिर वो प्रॉपर्टी के ऊपर वाले पोर्शन पे जो है कोई दूसरा बिजनेस चलाना चाहता है, तो ये राइट्स उसको नहीं दिए गए। अगर वो ऐसा कुछ करता है, यानी कि अपने पावर से ज़्यादा वो यूज़ करता है, अपने पावर्स को और ज़्यादा पावर्स यूज़ करता है जो कि उसे ग्रांट नहीं किए गए हैं, तो इस सूरत में भी जो है परपीचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। कि परपीचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाए कि वो ऐसा कोई पावर यूज़ ना करे, वो इस प्रॉपर्टी को जो है सेल आउट ना करे, या फिर वो यहाँ पर कोई और बिजनेस जो है शुरू ना करे, या उसे वो रेंट पे ना दे उसका कोई पोर्शन। नंबर तीसरा है वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेज कास्ट। यहाँ पर ये है कि जो नुकसान हुआ है, ठीक है, जो नुकसान होगा वो जो है कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है, ना पैसे हैं ना प्रॉपर्टी है, ना पैसे है ना प्रॉपर्टी उस डैमेज को जो है पूरा कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा डैमेज हुआ है कि यहाँ पर पैसे और प्रॉपर्टी जो है वो उस डैमेज को जो है नहीं पूरा कर सकते, ठीक है। तो इस सूरत में भी क्या किया जा सकता है कि परपीचुअल इंजंक्शन जो है कोर्ट ग्रांट करती है। where the invasion is such that the pecuniary compensation would not afford adequate relief। यहाँ पर ये है कि जो आपको जो नुकसान होगा, ठीक है, तो जो पिक्यूनरी कंपनसेशन यानी कि जो पैसे हैं वो भी ये नुकसान पूरा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर जो था वो है कि प्रॉपर्टी, पैसे, कोई भी चीज़ जो है वो नुकसान आपका पूरा नहीं कर सकती, मतलब उस नुकसान का मतलब हिसाब ही नहीं है कि वो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर पर है, यहाँ पर है कि कंपनसेशन यानी कि पैसे भी उस नुकसान को पूरा नहीं कर सकते। तो ये है एसेंशियल्स ऑफ परमानेंट इंजंक्शन। और फिफ्थ पे है, ये भी एसेंशियल्स में है, टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब ये भी इसका एसेंशियल्स है कि परपिचुअल इंजंक्शन क्यों ग्रांट करना चाहिए, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है, ठीक है, टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब इसके ये जो वर्डिंग से ही ज़ाहिर है कि जैसे कि अब एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि एक नायब एक प्रॉपर्ट एक घर है और उसमें जो है रेगुलरली वो जो है बहुत लाउडली जो है वो म्यूज़िक प्ले करते हैं, जिसकी वजह से उसके जो तमाम जो आसपास के घर है, जो नाइबर्स है, वो डिस्टर्ब होते हैं। अब यहाँ पर एक नाइबर जो है वो उठ के कोर्ट जाता है कि अब परपिचुअल इंजंक्शन इशू किया जाए ताकि ये जो है रेगुलरली म्यूज़िक जो है वो इतना लाउडली प्ले ना करे, या इसे रोक दिया जाए कि वो ऐसा नहीं करे। तो फिर वो जो है इस तरह जो है बहुत सारे नाइबर्स और भी हैं, तो
इस जो ये जो पहली पार्टी है जो कोर्ट गई है, जो चाहती है कि परपेचुअल इंजंक्शन इशू किया जाए, तो अगर ये इशू ना करे तो इस तरह मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग्स भी हो सकता है, और भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, और भी लोग हैं जो डिस्टर्ब हैं, तो इसमें यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ आ सकती हैं। तो ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर है कि टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग्स, यानी कि ये केस मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो, मज़ीद पार्टीज़ आए, तो इससे अच्छा है कि ये जो इंजंक्शन जो है ये ग्रांट किया जाए।